छात्रों और मित्रों और विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का ये कटु सत्य है। और आज हम आज कुछ और शेयर करना चाहते हैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं बम बम क्यों कहता हूँ उसका भी मैं आपको आज को जवाब दे रहा हूँ। कई साल पहले मेरे को इसनोफीलिया हो गया था 85%, और मैं सांस लेने के लिए तड़पता था। रात को 12 से 2 बजे के बीच में इतनी तकलीफ़ से गुजरता कि मेरी सांस नीचे की नीचे ऊपर के ऊपर, और ऐसा लगता था कि मैं मर ही जाऊँगा और चाकू लेकर मैं छाती को फाड़ दूँ। धीरे धीरे मैंने ट्रीटमेंट करवाया और इस समस्या को समझा। मैं बोल ही नहीं पाता था और इतनी तकलीफ़ से गुजरा जिसकी हद नहीं। धीरे धीरे मैंने अपने होठों को ऐसे करके बम 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 करके मैंने प्रैक्टिस शुरू की। एक समय आया मैंने प्रैक्टिस करते करते अपने लंग्स की पावर को कई गुना बढ़ा लिया। बम बम बम, आप कल्पना कर सकते हैं ये इतना आसानी से नहीं बजाया जा सकता है। और ये बॉडी के अंदर जो इतनी हीट और इतनी दमखम जो भी होती है, वो अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो मित्रवर माइटोकॉन्ड्रिया भी कुछ नहीं करेगा। ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके लिए वो गजब ढाता है, आपको हीट का प्रोडक्शन देता है जिसकी हद नहीं है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि बम बम का किसी धर्म से किसी मजहब से कोई रिलेशन नहीं है। ये एक अशक्ति और एक अलौकिक शक्ति होती है जिसके द्वारा इस एज पर भी जो है हम इतना धारावाहिक आपके सामने बोलते हैं। बम बम हरिओम बम बम, तो वो मेरे अंदर इतनी एनर्जी पैदा हो जाती है कि जिसकी की हद नहीं है। और उसी एनर्जी के कारण मैं आज इतना एक्टिव रहता हूँ कि मैं बिना पढ़ाए और बिना पढ़े रह ही नहीं सकता। तो आज हम आपके सामने एनसीईआरटी से जुड़े हुए माइटोकॉन्ड्रिया को लेके आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी अद्भुत संरचना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ में पहले ऑक्सीजन आई और आपका जो साइटोप्लाज्म जो ग्लाइकोलिसिस होती है उससे बहुत ही आपको 4 एटीपी मिलते हैं। तो प्रश्न ये उठता है हाउ टू प्रोड्यूस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कहाँ से लाई जाए। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि वी हैव टू ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम्प्लीटली, यानी ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण करें। और ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो कल्पना कीजिए कि क्लोरोप्लास्ट के बाद किस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया बना, और उसमें जो है आपके ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपके सारा ग्लूकोज को तोड़ करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो एटीपी एनर्जी आपको दी गई। 38 एटीपी प्रोकैरियोट में, 36 एटीपी यूकैरियोट में। नाउ यू कैन इमेजिन, कहाँ हम 4 एटीपी बना रहे थे और अचानक ऑक्सीजन के आने से हम 36 और 38 एटीपी बनाने लगे। इसलिए क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन आपका एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो मित्रवर इसीलिए आप इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, याद करिए माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगर एरोबिक आपके प्रोकैरियोट हैं भी हैं तो उनके रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में 70% सेल के जो है एंजाइम वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। मित्रवर ये याद रखिएगा कि इसमें एनाबॉलिज्म भी है, कैटाबॉलिज्म भी है, और कभी भी एम्फीबॉलिक का नाम आए तो ऑलवेज रिमेंबर क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। और आज हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया को लेके आ रहे हैं। याद करिए, कहीं भी जहाँ पर सेल की डिवीजन होती है वहाँ पर एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है जहाँ पर आपके सेल की डिवीजन होती है बहुत ज़्यादा होती है। आप कल्पना कीजिए हमारे लीवर के अंदर देखिए, हमारी जहाँ बोन मैरो वहाँ पर वेर एवर द एनर्जी एटीपी इज रिक्वायर्ड वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा की आवश्यकता के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आप याद रखिए किस तरह से जो है आपका जो है आपके लिए एटीपी एनर्जी बनाता है, ये एक बहुत ही रहस्यमय है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेनो सेल ऑर्गेनेली है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और आपका प्लांट्स में भी है, प्रोटिस्टा में भी है, फंजाई में भी है, और आपके एनिमल किंगडम में भी है। यानी जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेनस है, इसका मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन। बहुत ही गजब की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिवीजन ऑफ लेबर माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूस होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो आपकी जो है अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। बहुत ही अच्छी बात यह है इसमें 2 कंपार्टमेंट हैं। बाहर वाला आउटर कंपार्टमेंट है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अंदर वाला जो होता है
उसको आप मैट्रिक्स कहते हो, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसी में आपके सबसे ज़्यादा एंजाइम भी होते हैं। हर मेम्ब्रेन का अपना एक मार्कर एंजाइम भी होते हैं, क्योंकि मुझे आपको एनसीईआरटी से बताना है तो आई हैव टू बी वेरी क्लोज टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो इस तरह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका मेन जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जिसको सेल ऑर्गन ही है जो आपके लिए एटीपी एनर्जी बनाता है। अब आप नीट के लिए एनसीईआरटी की बुक से हिसाब से आप ज़रा देखिए, हम आपको लेके चलते हैं आपके किताब के पास। आइए इधर। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब ही क्या, थ्रेड लाइक, फाइबर लाइक छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, दैट इज़ वाई इनको आप माइटोकॉन्ड्रिया कहते हो। पावर हाउस ऑफ हेल्थ क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण करके ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी देता। तो आपका ये सवाल उत्तर हो गया। आइए, आकार इन यूकैरियोट में पाया जाता है, ये भी आपको स्पष्ट हो गया, ठीक है। टर्म बायोप्लास्ट किसे कहते हैं, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए है, सार्कोसोम भी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी है। मैंने थोड़ा ऐड कर दिया है, बायोप्लास्ट जो है ये टर्म जो है आपका रिचर्ड अल्टमान ने दिया था। ओके, अगला सवाल जो है माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको जो है क्या करना, स्टेन करना है, किसके द्वारा, जेनस ग्रीन के द्वारा। तो ये आपका सवाल आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन्ड बाय जेनस ग्रीन, ठीक, एक ही आपको बता रहा हूँ। और कॉन्ड्रियम, ठीक, या कॉन्ड्रियोसोम किसे कहते हैं, ये आपका जो है कलेक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, किसी भी सेल के अंदर उपस्थित जो है, ठीक है। जैसे आप न्यूक्लियस के लिए जीनोम लगाते हो, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और इसे हम कलेक्टिवली कॉन्ड्रियोम कहते हैं, या हम इसे कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। थ्रेड लाइक बॉडी होती है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए होती हैं, और सार्कोसोम भी कहते हैं मसल के अंदर, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक बड़ा अच्छा सवाल है, आपको बता रहे हैं। ऐसा है, कोई भी ऑर्गेनेली जब 1 से 2, 3, 4 रूपों में बन जाता है, यानी चेंज हो जाता है, कभी थ्रेड लाइक, कभी ब्रांच्ड हो गया, कभी गोल हो गया, कभी चपटा हो गया, एनी सेल ऑर्गेनेली विच कैन चेंज इट्स मॉर्फोलॉजी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी, तो उसको हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। याद करिए, मैंने लाइसोसोम में आपको बताया था पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक इसलिए था क्योंकि उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आपके लाइसोसोम थे, ठीक, क्योंकि उसमें अलग अलग फॉर्म, अलग अलग फंक्शन थे। लेकिन एक ही ऑर्गेनेल तरह तरह के अगर शेप और मॉर्फोलॉजी कर रहा है तब आप उसे प्लियोमॉर्फिक कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली है, ये आपको यहाँ पर कन्फर्म होगा, ठीक है। कंसिडरेबल वेरिएबल इन शेप में है और साइज में बहुत ही फर्क होता है, इसलिए आप इसको प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। और टिपिकली जो नॉर्मली जो है ये तश्तरी के आकार का होता है, या सिलिंड्रिकल हो सकता है, या ब्रांच हो सकता है, या फ्लैट हो सकता है, कई तरह की इसकी शेप हो सकती है, ठीक है। और ज़रा देखिए, नंबर देखिए, यानी एनसीईआरटी किताब से आपको नीट के एमसीक्यू के लिए आपको बिल्कुल टुकड़े कर करके लिखना होता है, लिखा हुआ अपने बाप का रिवीजन करने में आपको ज़रा भी देर नहीं लगेगी। नंबर देखिए, वेरीज डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हमारी बढ़ेगी तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी बढ़ जाती है। कृपया करके देखिए, जब आप लेटे हुए होते हैं तो कम, बैठे हो तो ज़्यादा, खड़े हो तो, और अगर आप कहीं दौड़ने लगे तो यकीन मानिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। एथलीट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी, और टीबी का मरीज है तो उसमें बहुत ही कम होगी। इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इनकी संख्या घट सकती है, बढ़ सकती है। मेरिस्टेमेटिक सेल जहाँ एक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ पर इनकी संख्या भी ज़्यादा होती। क्यों? मेन फंक्शन जो है, कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी बिना एटीपी के तो होगी नहीं, और एटीपी को बनाने वाला एक ही भीष्म पितामह है, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे ज़्यादा बनाने वाला, ठीक है। तो ये देखिए, नंबर जो है वेरीज डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। आइए साइज की बात करते हैं। डायमीटर अकॉर्डिंग टू योर बुक दिया हुआ है 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर, और लेंथ इसकी 1 से 4 माइक्रोन होती है। यानी कल्पना करिए आरबीसी से बहुत छोटे होते हैं ये। स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हैं तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, मैट्रिक्स है, कितनी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं उनको एक एक करके मैंने सॉर्ट आउट करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। कहीं भी आपकी गाड़ी अटकेगी नहीं। ओके, ज़रा देखिए, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये कभी भी आप गलती ना करिएगा कि ये एक सिंगल नहीं, डबल है। आपका प्लास्टिड जो है वो भी डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है, 2 है, ठीक है। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इसके ल्यूमन को 2 कंपार्टमेंट में बांट देती है।
आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट जो है आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में, जिसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन पंप फोर्स, उसी में बनता है, यानी प्रोटॉन इकट्ठे उसी में होते हैं। थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। अंदर वाला जो कंपार्टमेंट है, तो देखिए आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइड ल्यूमन इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट, ठीक है, पानी ज़्यादा होता है। आउटर कंपार्टमेंट जो है वो आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को बनाता है, और इनर कंपार्टमेंट जो है वो डेंस होमोजीनियस सब्सटेंसेस से भरा होता है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिलेटेड टू एरोबिक रेस्पिरेशन और एम्फीबोलिक या जितने फंक्शन है, दे आर ड्यू टू मैट्रिक्स, एंड बिकॉज मैट्रिक्स कंटेन 70% एंजाइम्स ऑफ द सेल, यानी सबसे ज़्यादा एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। सबसे ज़्यादा बायोकेमिकल एक्टिविटी भी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। आइए, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूस होती है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, बाउंड्री ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। छात्रों और मित्रों, विद्यार्थियों, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ नेचुरोपैथी। तो मैंने आपको बम बम का सीक्रेट बताया था, बम बम, और दूसरी जो है आपकी जो क्लैपिंग जो होती है, इससे हमारे पॉइंट जो होते हैं काफ़ी जो है एक्टिव हो जाते हैं। स्टिल एजिंग में भी मुझे एनर्जी के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है, जिससे मेरी बॉडी इतनी एक्टिव रहती है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छे आपके कमेंट आ रहे हैं, और आप परेशान बिल्कुल ना हो। जैसे ही फरवरी की एंड होगी, मार्च में मैं बहुत स्पीड से जो है आपके रिवीजन कराऊंगा पूरे एनसीईआरटी की दोनों किताबों का, ताकि आपका पूरे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो है नीट का जो प्रोग्राम है वो पूरा हम आपको बहुत ही शॉर्ट में, हाई स्पीड में करवा देंगे। नहीं, नॉट टू वरी, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं। ओके छात्रों और मित्रों और विद्यार्थियों, लिखा हुआ निभाव का। और आई वाज टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा था आउटर मेम्ब्रेन जो कि कंटिन्यूअस बाउंड्री होती है माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर। ओके, आज हम आपके सामने फिर लेके आ रहे हैं क्रिस्टी। देखिए क्रिस्टी क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं अंदर की तरफ, सरफेस की तरफ जो है इनर मेम्ब्रेन जो है इन्वेजिनेट करके थस करके आपके फ्लैट बना सकती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना सकती है, कई तरह के शेप की, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। याद रखिए, क्रिस्टी जो है अंदर की ओर माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन के द्वारा मैट्रिक्स में धस करके आपके स्ट्रक्चर बनते हैं। आइए देखिए, क्रिस्टी क्या है, इनर मेम्ब्रेनस जो है आपके नंबर ऑफ इनफोल्डिंग होते हैं टुवर्ड्स द मैट्रिक्स की तरफ होती हैं, कॉल्ड, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, सिंगुलर क्रिस्टा होता है, ठीक है। देख क्यों, इसका क्या फंक्शन क्या है, आपका आंसर आ रहा है इंक्रीज द बायोकेमिकल सरफेस एरिया, जिससे इसके ऊपर जो है रेस्पिरेटरी एंजाइम लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपका एटीपी बनाते हैं, जिसे आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ओके, ऑक्सीसोम क्या है, ये देखिए पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, इन्हें F1 पार्टिकल भी कहते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एनर्जी। तो ये आपके ऑक्सीसोम जो है ये आपके कहाँ पर, क्रिस्टी में पाए जाते हैं। ओके, ये आप ध्यान रखें। और एंजाइम क्या, एटीपी सिंथेटेज है। दोनों मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, आउटर मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन के अपने खुद के स्पेसिफिक करके एंजाइम होते हैं, कुछ खास मार्कर एंजाइम भी होते हैं, क्योंकि नीट में ज़रूरत नहीं तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। कई तरह के फंक्शन करने के लिए इसमें तरह तरह के आपके एंजाइम पाए जाते हैं। मैंने बताया था आपको, एनाबॉलिक भी है, एम्फीबॉलिक भी है, और कैटाबॉलिक भी। तो मेनली जो है ये कैटाबॉलिक है, लेकिन इसके साथ साथ एनाबॉलिज्म भी कर सकता है, इसलिए इसको एम्फीबॉलिक भी कहते हैं। ओके, आइए राइबोसोम, इसमें 70S राइबोसोम टाइप के पाए जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में यूकैरियोटिक सेल के द्वारा अलग से 70S राइबोसोम क्यों दिए गए, इसका मतलब है दे कैन हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसिस, वो अपनी खुद के भी प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। इनका जो है अपना प्रोटीन बनाने के लिए mRNA होगा, और निश्चित ही mRNA को बनाने के लिए इनमें DNA भी होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि राइबोसोम जो है 70S वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज होता है, ठीक है। और अगला सवाल आ रहा है सेमी ऑटोनोमस। रिमेंबर, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गनली, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा आपका क्लोरोप्लास्ट। दोनों में सर्कुलर DNA या सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। याद रखिए, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है, क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल होता है, और इसी के कारण जो है मैटरनल इनहेरिटेंस होती है। इवन ह्यूमन बीइंग मेल जो है वो आपका क्या है,
मैटरनल इनहेरिटेंस शो करता है बिल्कुल साफ साफ, क्योंकि उसको हमके मदर से जो है आपका वो माइटोकॉन्ड्रिया आपके ओवम में मिलते हैं। ठीक है, स्पर्म का तो माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर नहीं होता, केवल न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है। ठीक है, आइए बायोजेनेसिस। ठीक, तो याद रखिए मैटरनल इनहेरिटेंस यानी ड्यू टू फीमेल मदर, इसलिए जो है आंसर आपका मैटरनल इनहेरिटेंस में भी आपका सर्कुलर डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। बायोजेनेसिस में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनते हैं, आखिर में आपके एनसीईआरटी में छोटी सी लाइन दी है, दे डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, किस तरह से आपका अपना नंबर बढ़ाते हैं, तो आपका आंसर है बाइनरी फिजन। ओके, आपके सामने मैंने डायग्राम बना के दिखाया हुआ है, इलस्ट्रेशन करके दिखा हुआ है। आउटर मेम्ब्रेन देखिए आपकी कंटिन्यूस लेयर चारों ओर से आपको उसको घेरे हुई है। इसकी शेप जो फ्लैट हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, ठीक है, ट्यूबुलर हो सकता है। तो शेप और जो आपका साइज, ये दोनों ही वेरिएबल है, मैंने आपको बताया था प्लियोमॉर्फिक। ओके, आउटर के बाद आपका इनर मेम्ब्रेन, तो निश्चित ही इन दोनों के बीच में देखिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इसको हम आउटर कंपार्टमेंट कहते हैं। दोनों ही एक्वस कंपार्टमेंट है, आउटर वाला भी और इनर वाला भी। यही आउटर कंपार्टमेंट जिसमें आपका प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है, यानी पी और एम और एफ। ये इशारा कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके ढेर सारे प्रोटॉन, most important function of the outer compartment to accumulate the number of proton to generate the proton motive force। ठीक, उसके बगैर एटीपी आपका नहीं बनेगा। इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर की ओर इनफोल्डिंग करके आपके क्रिस्टी बना रही है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। आप देखते हैं इसमें जो है, ठीक, ये है आपके क्रिस्टी, और इसका जो आपका मैट्रिक्स जो है वो आपका अंदर का मटेरियल सब्सटेंस है, वो आपका इनर कंपार्टमेंट है। मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया 70% सेल के एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो मैट्रिक्स इज द साइट वेयर द बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस। ठीक है, और सर्कुलर डीएनए भी इसमें है, और इसके अपने राइबोसोम भी हैं। ठीक है, और आपके डॉटेड स्ट्रक्चर जो है ये ऑक्सीसोम है, इनको F1 पार्टिकल भी कहते हैं। हमने F1 पार्टिकल को थोड़ा खोल दिया है, ये इस तरह का स्टाक पार्टिकल होते हैं। ऊपर इसका हेड होता है और बीच में इसका स्टाक होता है, और नीचे आपका बेस पीस होता है, जिसको F0 नहीं है, F ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव एंटीबायोटिक, इसलिए इसको FO कहते हैं, न कि F0। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया F1 पार्टिकल। अब हम आपको बात कर रहे हैं फंक्शन के बारे में। सबसे पहला फंक्शन तो यही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, सबसे ज़्यादा एटीपी इसमें बनते हैं, इसलिए आपको पता ही है, इसे पावर हाउस कहते हैं, और इसी में क्रेब्स साइकिल होती है। इसके अलावा हमें और सारे फंक्शन जरा वो देखिए। मैक्सिमम एटीपी बायो एनर्जी ये बनाता है। ठीक है, और अब गौर करने की बात है कि हमारी बॉडी को गर्म रखने वाला कौन है। माइटोकॉन्ड्रिया दो तरह की एनर्जी देता है, आपको हीट एनर्जी भी देगा और आपको एटीपी एनर्जी भी देगा। एटीपी एनर्जी आपके बायोकेमिकल रिएक्शन को कवर करने के लिए, और हीट एनर्जी आपको वार्म टेम्परेचर देने के लिए, जिससे आपके आप वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। मैंने यहाँ सवाल क्लियर कर दिया, 40% एनर्जी जो है ग्लूकोज की वो एटीपी में बनती है, और 60% जो है हीट जनरेट में खाता है। याद रखिए, ग्लूकोज ओनली प्रोवाइड 40% एनर्जी बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैक्सिमम एटीपी पर एनर्जी देता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कोई दिक्कत? स्टोर कैल्शियम आयन को स्टोर भी करता है, और आवश्यकता पड़ने पर कैल्शियम आयन को रिलीज भी करता है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी, आप देखा खूब मोटे मोटे लोग होते हैं, भारी भारी होते हैं, तो लिपिड की ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो लिपिड जो होते हैं वो आपका हाइड्रोलाइसिस करके बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा, फैटी एसिड के द्वारा ऊर्जा, तो वो भी बिना माइटोकॉन्ड्रिया के पॉसिबल नहीं है। थर्मोजेनेसिस मैंने होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट हीट एनर्जी, यानी 60% ग्लूकोज की एनर्जी हीट में ट्रांसफॉर्म होती है। ओके, एपोप्टोसिस देखिए, यानी इसे कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। कभी कभी क्या इन्फेक्शन होता है, कोई पैथोजन होता है आपका, अगर वो अटैक करता है तो सेल अपने आप को सुसाइड कर मार लेता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। जैसे आपकी नेक्रोसिस भी है। ठीक है, और फोटो रेस्पिरेशन इसके बगैर नहीं हो सकता, वो भी आपने देखा होगा। ठीक है, और फैटी एसिड की सिंथेसिस भी इसी में होती है, अमीनो एसिड की सिंथेसिस भी इसमें होती है। इस तरह से जो है इसमें जो है मेनली कैटाबोलिक है, लेकिन उसके साथ साथ एनाबॉलिक भी बना सकता है। तो मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, स्टेनिंग आप याद रखिएगा, जेनस ग्रीन है। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक है। ठीक है, और नंबर इसका अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा होता है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है, इनर मेम्ब्रेन आपकी क्रिस्टी बनाती है,
और स्पेस जो है वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जमा करता है, और इसके मैट्रिक्स में 70% आपके एंजाइम होते हैं, ठीक है, और उसी में आपकी क्रेब्स साइकिल भी होती है। और फिर हमने आपको क्रिस्टी के बारे में बताया, F1 पार्टिकल इनके पास का एंजाइम उठता है, 80% थे, और दोनों मेम्ब्रेन अपने 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 एंजाइम रखती हैं। राइबोसोम 70S का याद रखिएगा। सेमी ऑटोनस वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मैटरनल इनहेरिटेंस में, वो भी आप याद रखिएगा। डायग्राम मैंने आपको बना दिया है। और पावर हाउस, और इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।